हिंदुस्तान के करोड़ों कविता प्रेमियों को नमस्कार, आदाब, सलाम। आपके ही दोस्त तारक मेहता का आइए हम उस महफिल में हैं जहाँ कविताएं हैं, हंसी है, खुशियां हैं, मुस्कुराहट है। मैं हूं और आपका साथ है, यानी कि वाह वाह क्या बात है। मैं तो साहब कविताओं का नौकर हूं और ऐसी नौकरी करने में किसी खुशी नहीं मिलती और मैं बिल्कुल अपनी नौकरी करने के लिए हाजिर हूं। लेकिन नौकरी और सरकारी नौकरी में थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क इतना सा होता है कि सामान्य नौकरी में आदमी काम करता है और सरकारी नौकरी में सिर्फ ऑफिस जाता है। सरकार में कोई कर्मचारी थे, वो अपने साहब के पास गए छुट्टी मांगने के लिए, तो साहब ने कहा छुट्टी नहीं मिल सकती। और बोले नहीं साहब छुट्टी दे दीजिए, बहुत मेरे दादाजी की डेथ हो गई है। अरे साहब ने तुरंत छुट्टी दे दी। छुट्टी दी और 2 दिन बाद जब वो वापस आया तो साहब ने उससे पूछा, बेटा तुम पुनर्जन्म में यकीन रखते हो? बोले क्यों? बोले जब तुम गए थे तो कल तुम्हारे दादाजी मिलने आए थे। इस नौकरी का तो क्या कहना, लेकिन हमारी नौकरी तो आपके चेहरों पे हंसी लाने की है और इस नौकरी को हम बड़ी मुस्तैदी के साथ निभाते हैं। और ये नौकरी और खूबसूरत हो जाती है जब कोई खूबसूरत महिला पास में खड़ी हो। कितना मजा आता है ना। तो चलिए मैं मिलवाता हूं और बुलाता हूं मेरी को होस्ट। नमस्कार, मैं हूं आप सबकी एटीएम और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। अब इन्हें देख के तो आपको एहसास हो ही गया होगा कि मेरी नौकरी कितनी मजे की है। मजे की? यानी आप नौकरी मजे के लिए करते हैं? मुझे तो लगा पैसों के लिए करते हैं। अरे भाई तुमने अभी अपना खुद का नाम बताया ना, एटीएम, अंजलि तारक मेहता। तो जब एटीएम खुद पास में खड़ा हो तो पैसों की किसे परवाह है, जब चाहे पैसे मिल जाते हैं। और मैं तो मारवाड़ी आदमी हूँ, वैसे भी हमें पैसे कमाने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं होती। हमें कोई चांद पे भी भेज देना तो हम प्लॉट काट के भेज देते हैं। हम फोटोग्राफर के पास भी जाते हैं तो बोलते हैं कि पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो भेज दे जिसमें जूते भी आ जाए। ये हमारा तरीका। लेकिन मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, तुमने कभी नौकरी करने की कोशिश की है? नहीं सर, मुझे तो बचपन से ही एक्टिंग का शौक है। तो करो ना। मतलब? नहीं, वैसे एक सजेशन है कि मेकअप तो तुम रोज करती हो, एक बार चेकअप भी करवा लो। मेरे मेकअप और चेकअप के बारे में ना पैकअप के बाद बात कर लेंगे। फिलहाल मेहमान आ चुके हैं, शो को आगे बढ़ाइए। ओ या मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी कभी तुम समझदारी की बातें करती हो। एग्जैक्टली, शो को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, वो मित्र जो आज सुनाएंगे कुछ ऐसा जिन्हें सुन के आप कहेंगे कि भाई वाह वाह क्या बात है। ये बात मेरी पत्नी भी जानती है कि हम कवियों का पेट तालियों से भरता है। कभी कभी तो यूं होता है, मैं घर जाता हूं तो बीवी ताली बजा देती है, मैं समझ जाता हूं आज खाना बना नहीं। मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए। मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ? बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैं बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे। कि एक भिख मंगा के मेरे द्वार पर बोला भूखा हूँ मैं बेटा, जरा कुछ तो पसीजिए। मैंने कहा भाई अभी भोजन पका नहीं है, अगले मकान में जुगाड़ कर लीजिए। तो भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए। खाना बन कर जब हो जाए तैयार सर, बस आप एक मिस कॉल मार दीजिए। लगता है मोबाइल का आविष्कार जरूर किसी महिला ने ही किया होगा, क्योंकि हर पत्नी को एक ही ख्याल आता है कि ऑफिस के बाद उसका पति कहां जाता है। क्या बात है। हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र बैठे हैं जो तीनों ही कमाल के हैं। शकील जी जिनकी खेती लहलहा रही है, प्रवीण जी जिनकी खेती इधर उधर बल खा रही है, और बीच में जो ये चांद है, हाय हाय,
मुझे तो याद आता है एक बार एक मक्खियों का जोड़ा इधर बैठा था महेंद्र अजनबी के सर पे, तो जो फीमेल मक्खी थी उसने मक्खे से कहा कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं नौकरी पर। तीनों हमारे साथ है। महेंद्र अजनबी जो एक जमाने में नौकरी करते थे और इतनी बढ़िया नौकरी करते थे कि सरकार ने इन्हें निकाल दिया। मतलब सरकार ने कहा कि अब आप कविताएं पढ़िए, वही ज्यादा ठीक है। प्रवीण शुक्ल अभी तक नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं कब इन्हें निकलना पड़े। शकील मालेगावी ने जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की। शायर कभी नौकरी थोड़ी ही करता है, शायर तो मस्त रहता है साहब। लेकिन आप तीनों ने नौकरी की है इस जनता की कि हम जब तक रहेंगे इस जनता को हंसाएंगे। इससे बड़ी नौकरी क्या हो सकती है। आप तीनों के लिए जोरदार क्या बात है। तो तीनों यहाँ बैठे हैं और इस वक्त तीनों ही टुकुर टुकुर निगाहों से अभिनय ये कर रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं, पर देख ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जहां से भी देख के बात करें। लेकिन मैं जानता हूं इस वक्त आप जो हमें देख रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे ये और सुनाएंगे कुछ। तो इंतजार खत्म करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं शकील भारती को। बज गई तालियां। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बात मेरी पत्नी भी जानती है कि हम कवियों का पेट तालियों से भरता है। कभी कभी तो यूं होता है, मैं घर जाता हूं तो बीवी ताली बजा देती है, मैं समझ जाता हूं आज खाना बना नहीं। हमारे यहाँ शादियां भी होती है ना, 10-12 मेहमान तालियां बजाते हैं, 100-150 खा के निकल लेते हैं। हम नौकरी कहाँ करते हैं, जहाँ खड़े होते हैं कविता सुनाते हैं, कैश मिल जाता है। इधर काम इधर तनख्वाह, ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है। कभी कहीं भी खड़ा हो जाता है जी, कहीं से भी अपनी पंक्ति शुरू कर देता है, जैसे मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। करिए, शेर सुनाऊं? सुनाइए। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता। अच्छा, वाह। नहीं, शेर बोल रहा हूँ। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत अच्छे। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता, करीना कपूर मेरी होती। अच्छा, आई लव यू बोलने में अगर लेट ना होता। और मेरे अंकल आज भी जिंदा होते। अच्छा, मेरे अंकल आज भी जिंदा होते, मेरी आंटी का अगर वेट ना होता। अगर आंटी का वेट हो तो मुश्किल हो ही जाती है। तो हमारे कवि है जैमिनी हरियाणवी जी, उनकी 4 पंक्तियां बड़ी लाजवाब है कि भूचाल आया तो समस्या हुई खड़ी, क्योंकि घरवाली पलंग के नीचे गिर पड़ी। तो मैं उसके करीब गया और ये सवाल उठाया कि भूचाल आने से तू गिरी या तेरे गिरने से भूचाल आया। तो कुछ शेर और इरशाद। सबको अपना शेर सुनाना, हलवा है क्या? शब्दों से फिर भेजा खाना, हलवा है क्या? हलवा है क्या? हाँ। लड़की का क्या 1 मिनट में सेट हो जाती है। लड़की का क्या 1 मिनट में सेट हो जाती है, बाद में उसका खर्च उठाना। हलवा है क्या? क्या बात है, वाह वाह शकील जी। मैं तो ये पूरी लाइफ वहम में रहूंगा। आपने शेर पे वाह वाह की है कि मेरे ऊपर? शेर पे हलवा है क्या? इससे मेरी गलतफहमी दूर हो गई। जी जी जी। लड़की का क्या 1 मिनट में सेट हो जाती है, बाद में उसका खर्च उठाना। हलवा है क्या? बाइक चलाना, प्लेन चलाना इजी है, हाँ। मेहनत करके घर को चलाना हलवा है क्या? बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। इसके उसके मुंह से छीन के कोई भी खा सकता है। क्या बात है। किसी नेता का लूट के खाना, हलवा है क्या? हलवा है क्या? हमारे खानदान में बड़ी दिक्कत है, परंपरा। अच्छा, ससुराल का हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर। क्या बात है। सास मदारी तो मेरा ससुरा है बंदर। दम मस्त कलंदर। दम मस्त कलंदर। लोकल के सफर में एक लड़की जो मिली थी, मंजिल को मैं भूला, जाना था मुझे कुर्ला तो उतरा मैं भयंदर। दम मस्त कलंदर। दम मस्त कलंदर। कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से, ईमान से। मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से, ईमान से। ईमान से। फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से, ईमान से। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से। आपको भी दावत दे रहा हूँ, कभी आए। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से। जब से पत्नी को बिना मेकअप के देखा रात में, बरसात में, डर जरा सा भी नहीं लगता अब शैतान से, ईमान से।
डर जरा सा भी नहीं लगता शैतान से, ईमान से। ये मेरी पत्नी की बात है, आप बार बार वाह वाह कर रहे हैं। आखिरी शेर मेरी ख्वाहिश है ये कि कतरीना कैफ से शादी रचाने के लिए, मनाने के लिए, अच्छा, चाहे अब लड़ना पड़े अलमान या सलमान से, ईमान से। Shakil ji, superb. Iman se, you performed so very well. I'm glad you came here. Seriously. क्या बात है शकील भाई, मैं इनके लिए एक ही चीज कह सकता हूँ कि भाई ये पास में खड़ी हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी Thank लगती you. पर इनसे हिंदी बुलवाना हलवा है क्या? हाँ सही बात, क्या बात। उन्होंने जो तारीफ की है अभी तक के 23 बरस मेरी शादी को हुआ है, आपकी भाभी ने भी वो तारीफ नहीं की। ओ हो। मैं बार बार इसमें आऊंगा और 2 पंक्तियां बोलूंगा। सारे जमाने से जीत है, महंगाई से मात है, फिर भी वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई। आपने कहा कि 23 साल में आपकी बीवी ने इतनी तारीफ नहीं की और इन्होंने इतनी की, आप एकदम से घायल हो गए। अब जाऊंगा खुद को खुलवाऊंगा तो डॉक्टर बताएंगे अंदर क्या क्या हुआ है। जी जी। लेकिन घर जाके हमारी जो भाभी हैं वो आपके साथ उचित व्यवहार करें हैं। जी। आप घर पहुंचे सम्मान से, ईमान से। जी जी शुक्रिया जी शुक्रिया। और आइए अब इस कमाल को आगे बढ़ाते हैं। शकील के बाद हम बुलाते हैं उसे जिनकी बीवी भी बड़ी कमाल की है। संजू नाम है उनका। संजू। और जब संजू के पति जो प्रवीण है वो उन्हें यात्रा पे ले जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारे किस्से उनके पास हैं। प्रवीण शुक्ल जी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपके घुटनों में कोई रोग है क्या सर? तो खड़े होइए जरा, यहाँ आइए, तालियां बजाइए। देखिए, आजकल नौकरी में बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूँ एक जगह पर। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक नए चपरासी की नियुक्ति हो गई। आप पढ़ाते हैं तो दिक्कत आपको थोड़ी है, उनको दिक्कत है जो पढ़ रहे हैं। मेरी क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। उसका नाम था चपरासी का प्राणनाथ। प्राणनाथ। अब देखिए, लेडी टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसे क्या कहकर बुलाएं, ना प्राण कह सकते ना नाथ कह सकते। एक टीचर ने मुझसे आकर कहा, बोले इसे कहाँ से पकड़ लाए सर, इसे क्या कहकर बुलाएं? मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। तो एक ने शर्माते हुए पूछा, प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? तो बोला जी स्वामी। बोले रे घर का नाम ही बता दे। बोला जी बलमा। बोले मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। धारावाहिक था अगले का पूरा का। मैंने तो देखा, जब मैं जाता हूँ कई बार कॉलेज, आजकल एक टीचिंग क्लास में होती है, एक टीचिंग उसके बाद में होती है जी। उस पर एक छंद सुनिएगा। सुनाइए। कि विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरुजी पढ़ा रहे थे बीए वाली क्लास में। राधा तन पर छाई पड़ी जब शाम की, तो सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में। पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। छोरा बोला क्लास में ये समझी ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास। गुरुजी ने पूछा बच्चे से, बेटे तुम क्या पढ़ना चाहते हो? आज के छात्र का जवाब सुनिएगा, वो क्या पढ़ना चाहता है। कि वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरुजी आप मन से पढ़ाएंगे। श्याम नारायण पांडेय और दिनकर की परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे। क्या बात? नाम ना लिखा पाए तो इतना तो है जरूरी, पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। यूनियन के चुनाव होंगे जब कॉलेज में, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। जब नौकरी की बात करते हो तो मुझे लगता है कि घरवाली से बड़ी नौकरी किसी की नहीं है। आप उसे प्रसन्न कर लो तो आपने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। लेकिन उसे प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल का काम है जी, भगवान तक नहीं कर सकता। वो भी बेचारा धक्के खाता घूमता है कई बार। वो धक्के खाता इसलिए घूम रहा है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही प्रवीण जी के, ईश्वर ने पुरुष बनाया फिर वो मुस्कुराया, ईश्वर ने महिला बनाई उसके बाद न पुरुष मुस्कुराया न ईश्वर। मुझे याद आता है पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। दोनों ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा। जो धन और संपत्ति है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। अगले साल फिर दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गए, मामला फिर 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ गया।
लेकिन दोनों ने फैसला किया, जब हिसाब बराबर हो गया तब एक कविता सुनिएगा, जी। आपको आनंद आए। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अच्छा, अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार, कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार, स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली की क्या जरूरत है? जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है, चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी, सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे सीढ़ियों से ही जाऊंगा। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए लोग बोले बधाई। बहुत अच्छे, बधाई बधाई बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही वही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मैं। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी आपने बहुत अच्छी बात कही। हम पत्नियां 7 जन्म तक धर्म निभाती है, बंधन 7 मतलब 2 जगह। मतलब बंधन निभा के रखती है 7 जन्म तक। हाँ। ठीक है, पर ये पति लोग सच में पत्नियों से इतना डरते हैं? हाँ, किसने कहा? सवाल ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये महेंद्र अजनबी मेरे को मिले अभी 4 दिन पहले, जब मैं दिल्ली शो के लिए गया था। अच्छा। बोले कल मैंने घर में ऐसा कमाल कर दिया कि मेरी बीवी घुटनों पे आ गई। घुटनों पे आके मुझसे बात की। कहा अच्छा यार, इतना डरा दिया? मैंने कहा क्या किया घुटनों पे आके उन्होंने? बोला पलंग के नीचे से बाहर निकली तो दूंगी एक। तारीफ करना चाहता हूं मैं उस कवि की जो अब हमारे साथ होंगे, एक ऐसे कवि जो जितने कद में लंबे हैं उतने ही लंबी दूरी तक उनकी कविताएं जाती है। जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां वहां ये कविताएं पढ़ने के लिए गए हैं, और इतने कमाल के कवि हैं, इतने कॉन्फिडेंस के कवि हैं कि इनकी किताब का शीर्षक है हंसा हंसा के मारूंगा। तो महेंद्र अजनबी जी जरा अपनी जगह से उठे, यहां तक आए, हम आपके लिए तालियां बजाएं। महेंद्र अजनबी जी। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। हम कवियों के साथ क्या क्या हो जाता है।
कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैं बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे। जब मैं नौकरी किया करता था जी, पढ़ाता था बच्चों को, बच्चे कितने उस्ताद हो गए हैं, कभी कभी किसी बात का क्या जवाब दे। मैं परीक्षा की कॉपी जांच रहा था, अच्छा, बच्चे को जवाब आता नहीं था जो प्रश्न दे रखा था। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हाँ, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं आ रहा था अभी यहाँ स्टूडियो में, तो आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। आपको अपनी लंबाई की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती अजनबी जी? नहीं, दिक्कत तो होती है। अच्छा, एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा भैया ये नींबू क्या भाव दिया? उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। एक कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। कवियों के साथ बड़ी दिक्कत वाली बात यह होती है कि अगर कोई कवि को ठीक से नहीं सुने, हूट कर दे, तो उसे सदमा लग सकता कवि को। भाई साहब जी, मुझे सदमा लगा तो मेरी याददाश्त चली गई। अच्छा, उस याददाश्त के जाने की कहानी आपको सुना रहा हूँ। जी सुनाइए। कि एक कवि सम्मेलन में मुझे श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ के घुस जाता। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता कवि सम्मेलन में लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ करना, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता है कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह तो मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू किया। आधा किलो नमक, 5 किलो आटा, 1 किलो गोभी, आधा किलो परवल, पाव भर चाय, 2 किलो चावल। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के, अनुशासन की। कविता पढ़ रहा है या लिस्ट अपने घर के राशन की? दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाया जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद। घर पर और क्या क्या ले जाना है हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है, जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। एक बार तो दाढ़ी बनाने के बाद और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कुकू करता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दुम हिलाते हुए पहले मैं पहुंच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, पत्नी रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। अच्छा। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं चल पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और मित्रों, भूलने का आलम यह है, सड़क पर खड़े हुए तो चलना भूल गए,
कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, प्लास्टर बाई पर चढ़ा दिया। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्या बात है? मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन मित्रों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब ना जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूं आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा, हम सब भूल चुके गांव की ताज़ा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे, नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है, और कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। दोस्तों भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई कमाल है महेंद्र अजनबी जी, आपने अपनी कविता को जो अंत किया वो लाजवाब था। आप जो भूलने की बात कर रहे थे, किसी किसी को हो जाती है बीमारी, अब हुई एक को भूलने की बीमारी तो डॉक्टर के पास चला गया, बोले डॉक्टर साहब मुझे कुछ याद नहीं रहता है, आजकल मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर बोले ये तकलीफ कब से है? बोले क्या कब से है? इसलिए जब आदमी भूलने लगे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यकीन मानिए महेंद्र अजनबी साहब, प्रवीण शुक्ल जी और शकील मियां, आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी कलमकार होता है उसे कभी जमाना नहीं भुला सकता। प्रेम का जो धागा है वो कभी टूटता नहीं है, और ये प्रेम का धागा हमें जोड़े रखता है, और आपसे भी हम जुड़े रहेंगे। लेकिन आप तो यही है, कहीं जाने वाली भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं छुपे रुस्तम का। आज के जो हमारे छुपे रुस्तम है वो अनपढ़ हैं, लेकिन अनपढ़ भी कमाल कर सकता है। ये अनपढ़ कौन है, क्या है और कैसे करते हैं काम? स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। अनपढ़ लोग भी नौकरी करते हैं। हाँ जी, जिंदगी में नौकरी तो किसी भी किस्म की हो सकती है, और अगर कोई आदमी अल्फाज की नौकरी करे, शब्दों की नौकरी करे तो क्या बात है। हमारे बीच में एक ऐसा युवा व्यक्तित्व है जिसका नाम है अमित अनपढ़। अमित अनपढ़ जी, और इससे ज्यादा आदमी की विनम्रता क्या होगी कि खुद को अनपढ़ कह रहा है। बोलो। इतनी मॉडेस्टी, इतनी विनम्रता, और बहुत अच्छा लिखता है। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे इस एपिसोड में जो हमारा छुपा रुस्तम है अमित अनपढ़, जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, मैं चाहता हूं कि वो आए और कितने पढ़े लिखे हैं हमें अपनी कविता से बताएं। हमारे छुपे रुस्तम अमित अनपढ़। चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ जी। अभी देखिए, पिछले दिनों बारिश का मौसम था, हम एक दुकान पे गए थे छाता खरीदने, और अब हमने देखिए उस दुकान वाले से क्या कहा और उसने हमको क्या जवाब दिया कि एक दुकान वाले से ये मैंने कहा, मानने वाले छाता एक बड़ा मजबूत दिखलाइए, रीजनेबल हो रेट, कलर भी ना हो फेड, उम्र भर साथ दे जो ऐसा हो बताइए। तो बोला ये दुकानदार छाता ये चलेगा खूब आइडिया, बस आप मेरा अपनाइए, सावधानी तनी सी बस किए रहिएगा, धूप बरसात में ना इसको लगाइए। कि आजकल देखिए पश्चिमी सभ्यता का असर जो महानगरों में, शहरों में है, आज सड़क पर निकलते हैं ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं कि जिसको आप कील समझते हैं वो खंभा निकलता है जी। ऐसा ही एक दृश्य देखिएगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं
कि चेहरे पे लालिमा है, अधर है लाल लाल, नागिनी से जुल्फों को लहरा के आ गई। छल गई छल से वो कामदेव को भाग गई, साट कटे कपड़ों में मेनकाहें आ गई। के ऊंची हील पहन के झटक के बाल चले, जवानों से ज्यादा बूढ़ों पे जवानी छा गई। अच्छा। पश्चिमी बिहार का असर कुछ ऐसा हुआ, चाची भी पहन के अब जींस टॉप आ गई। 4 पंक्तियां और इसी खानदान की सुने कि बस अड्डे पे खड़ा मैं गीत ये है गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है, और आंख जिससे लड़ी है दिखने में वो परी है, खूबसूरत बाला वो पास मेरे खड़ी है। तो बोली मुस्कुरा के वहाँ हो अभी नादान तुम, मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है, जिससे तेरी आंख लड़ी गौर से तू देख जरा, उम्र में वो तेरी मम्मी से भी बड़ी है। और आजकल देखिए साहब मोबाइल कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। 4 पंक्तियां मैं मोबाइल पे पढ़ता हूँ, सुनिए। कि एक भिख मंगा के मेरे द्वार पर बोला, भूखा हूँ मैं बेटा जरा कुछ तो पसीजिए। मैंने कहा भाई अभी भोजन पका नहीं है, अगले मकान में जुगाड़ कर लीजिए। तो भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए। खाना बन कर जब हो जाए तैयार सर, बस आप एक मिस कॉल मार दीजिए। और 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि आजकल देखिए जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नियां अपने गुस्से को किस तरह से प्रकट करती हैं। बताइए। कि मायके जाना, हाँ आपके लिए विशेष है जी। मायके जाने की अनुमति यदि ना मिले तो कुकर कढ़ाई भगोने से भीड़ती हैं ये। जिस दिन पानी की समस्या अति हो बिकट, उस दिन साबुन पे टूट पड़ती है ये। कि अपने पितावा भाई को ही मानती हैं तो उपदेशी कट्टे जैसा पति को समझती हैं ये। शादी के ही साल बस माधुरी सी लगती हैं, उम्र भर शशिकला भांति लड़ती हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। अबे अनपढ़, आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया, और कौन कहता है कि आप अनपढ़ हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि आप छुपे रुस्तम सेगमेंट में आए, और निश्चित तौर पे आज आप यहाँ से सारे देश को मिले हैं जो आज भले ही अनपढ़ हो, कल पढ़े लिखे लोग भी कहें कि अनपढ़ हो तो ऐसा। तो आज हम अमित अनपढ़ को एक प्रोत्साहन चिन्ह देना चाहते हैं। वाह वाह, क्या बात है किस्मत तो एक ऐसे खास मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं जिन्हें आपने कई बार देखा होगा फिल्मी पर्दे पे। वे लगान के गोली थे, वो एक अजनबी में बच्चन साहब के साथ थे, वो स्वदेश में थे, वो गंगा जल में थे, वो राजनीति में थे, न जाने कितनी फिल्में उन्होंने की, और टेलीविजन पे तो शनिदेव बन के उन्होंने कहर ढा दिया। आइए मिलते हैं दया शंकर पांडे से। भाई आपने हमारी इतनी तारीफ की है तो आप कहिए आप कौन सी कविता सुनना चाहेंगे? वैसे हमें एक ही कविता आती है। अरे तो फिर पूछ क्यों रहे हो? तो भाई आपने हमारी इतनी इज्जत की है तो पूछना तो पड़ेगा ना। नहीं थी, अभी आप अपनी सिर्फ उस एक कविता की इज्जत करिए और सुनाइए। तो ठीक है, हम आपको अपनी किताब से एक कविता। अपनी किताब? आपने किताब लिखी है? क्या बात है? लिखी नहीं है भाई, हमने खरीदी है। तो अब अपनी कविता कथा शुरू कीजिए। पहले दिल की बात जुबान पर आने के लिए जवानी बीत जाती थी, आजकल दिल की बात डायरेक्ट मोबाइल मैसेज पर आ जाती है और मैसेज से सीधे एमएमएस तक पहुंच जाती है। जी। आज की कविता का शीर्षक है मोबाइल। लगता है मोबाइल का आविष्कार जरूर किसी महिला ने ही किया होगा, क्योंकि हर पत्नी को एक ही ख्याल आता है कि ऑफिस के बाद उसका पति कहां जाता है। वर्षों महिलाओं ने शाम के सूनेपन को जिया जी। फिर पति का इंतजार करने के बजाय मोबाइल का आविष्कार किया। बहुत अच्छे। और 10 रुपए का बेल्ट खरीद कर आदमी के गले में डाल दिया। बेल्ट वो जो मोबाइल के साथ जुड़ा होता है। हाँ। और बोली जाना है जहां जाओ, मैं खुद ही पता कर लूंगी प्यारे तुम कहां हो। तो मोबाइल के मूवमेंट को चेक करते हुए हमारे मित्र ने एक बार हमसे पूछा
कि भाई ये मोबाइल का मूल मंत्र क्या है। तो हमने कहा मोबाइल फोन का मतलब है घर से बाहर भी पति पर मजबूत पकड़ रखने वाला एक चलता फिरता यंत्र है। क्या बात है, वेरी गुड। और ये बात पति के स्वाभिमान को शर्मिंदगी में डुबोती है कि मोबाइल फोन एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिसमें रिमोट तो हमारे हाथ में होता है पर कंट्रोल हमारे घर से होती है। अच्छा है। मोबाइल चीज ही ऐसी है। हमारे एक वरिष्ठ कवि मित्र ऐसे हैं कि एक पत्नी ने पति को मोबाइल पे फोन किया, बोले कहाँ हो, वो बोला मंदिर में, बोले घंटी बजा के बताओ। पति को मुंह से ही आवाज निकालनी पड़ी। तो खैर आज दयाशंकर पांडे जी ने आज यहाँ पे एक कविता सुनाई और हम चाहते हैं कि इसी तरह से सेलिब्रेट। एक मिनट, शायद फोन। हाँ हेलो, मैं आ ही रहा हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक, ओके, बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। बाय 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 बाय, जल्दी। हाँ एक मिनट, कौन था? अरे बातचीत से पता नहीं चला, लुगाई का फोन था। और आपसे भी हम जुड़े रहेंगे और प्रेम के धागे में कभी गांठ न लगने देंगे। आइए फिर से स्वागत करते हैं कविताओं का, हंसी का और आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आप इतनी सारी कविताएं लिखते हैं, उसमें से सबसे पसंदीदा आपकी खुद की कविता कौन सी है? अब आपको तो अपने सारे ही बच्चे पसंद होते हैं, ये थोड़ी कहा जाता है कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ, अच्छा ऐसे बताइए कि आपको कौन सी कविता थोड़ी कम पसंद है? क्वेश्चन वही है, नाक इधर से पकड़ा है बस। भाई मान लो 4-5 बच्चे हो तो एक नालायक निकल जाए तो माँ बाप प्यार करना थोड़ी बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने लायक नहीं होते। हाँ। कुछ तो बड़े प्रसिद्ध कवि बन जाते हैं, लेकिन कुछ जहाँ होते हैं वहीं कविता करते हैं। देखते हैं कैसे हैं वो। हाँ, ओके। गुंचे तेरी हालत पे दिल हिलता है, केवल एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने हंस के कहा ऐ बाबा, इस महंगाई में एक तबस्सुम भी किसे मिलता। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, खाए तो कैसे खाए यार, 40 रुपए डजन तो केले हैं। दूर से देखा तो सुंदरिया बाल बना रही थी, पास जाके देखा तो गाय पूंछ हिला रही थी। उजले वस्त्रों में तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, फर्क इतना है वो घायलों को ढोती है और तुम घायल करती हो। आपकी शक्ल का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या कहूँ ये वाक्य कैसा है। कौन कहता है आप उल्लू जैसे हो, सच तो ये है उल्लू आपके जैसा है। तो हमने सुनी ये उन लोगों की कविताएं जो कवि नहीं। आज ये बड़े आम है, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग खास बन जाते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस मौके पे वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम जब एक सृजनकर्ता का सम्मान करते हैं, आज बारी है उस सृजनकर्ता की जिसने न लोगों को हंसाया बल्कि बहुत सारे जहन में उनके सवाल भी सौंपे। एक ऐसा कवि जो देश के लिए सोचता है, एक ऐसा कवि जो समाज के लिए सोचता है और बहुत सहज ढंग से अपनी बात कह देता है। हमारे बीच में आज हमारे सम्मान के पात्र हैं महेंद्र अजनबी। जैसी कि परंपरा है कि हम जिसका भी सम्मान करते हैं उनके परिवार का एक सदस्य उपस्थित होता है। हमें बड़ी खुशी है कि आज महेंद्र जी की पत्नी और हम सब की गीता भाभी यहाँ उपस्थित है और महेंद्र के पुत्र मानक यहाँ उपस्थित है। जिस वक्त आपकी शादी हुई महेंद्र अजनबी से, तब भी ये कवि थे? हाँ। आपने फिर भी हाँ किया उस वक्त? और क्या। क्या बात है। एक कवि होने के नाते कवि को ही पसंद किया था मैंने। एक कवि को पसंद किया, मतलब आदमी तो जैसा है वैसा है। कुछ खास बात, इनकी भूलने की बात कर रहे थे आप, क्या कहती हैं? भूलने की बीमारी से मैं हूँ इतनी परेशान, ये सोचकर कि कहीं हमें ही ना भूल जाए, हूँ मैं इतनी हैरान। अरे मानक, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा मोमेंट आया मानक जब तुम्हें लगा कि इस वक्त अगर पापा नहीं होते तो ये काम शायद नहीं होता, इनका होना बड़ा जरूरी है? मतलब गिनना मुश्किल है तो इसलिए मैं गिनवाना नहीं चाहूँगा, पर ये कह सकता हूँ कि मैं आज बहुत ही गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मैं इनका बेटा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। शैलेश जी, नौकरी की बहुत खूब बातें चली जी। हमारी नौकरी सलामत है ना? हमारी नौकरी तो चलती रहेगी भाई, हमारी नौकरी तो रात के 10 बजे आपके घर पे आने की है। तब मैं सिर्फ 2 पंक्तियां आपको कह के जाना चाहता हूँ कि हाँ, भले ही क्लाउन्स हैं, विदूषक हैं, या फिर हास्य कवि हैं, या जोकर हैं,
आपको आंगन पहुंचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हम आंसू पहुंचने वाले नौकर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आंसू हम पहुंचते रहें आपके चेहरों से और देते रहें हंसी उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तारक मेहता। एक बार फिर से हम लौट आए हैं आपके पूरे हफ्ते की थकान मिटाने के लिए, आपके लिए खूब सारी हंसी जुटाने के लिए एक ऐसे शो के साथ जिसको देखकर देश में हर आदमी एक ही बात कहता है, वाह वाह क्या बात है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंटरनेट पे शादियां होने लगी है, मोबाइल पे ब्रेकअप, और ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बच्चे फैक्स मशीन के जरिए आया करेंगे। वैसे टेक्नोलॉजी की बात चली तो एक बात बता ही देता हूं कि मोबाइल और कंप्यूटर बने तो हम सब लोगों का समय बचाने के लिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों से समय की जितनी बर्बादी होती है उतनी कम है। वैसे एक तीसरी चीज भी है, मिलवा देता हूं आपसे, यानी कि मेरी को होस्ट अंजलि मेहता। कहाँ रह गई आज? मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही बुलाना पड़ेगा। कहाँ है भाई इसका नंबर? 98 एंटर। वाह वाह क्या बात है। ओह, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं शो का नाम बता रहा हूँ। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। Oops, this technology. I don't believe in technology. क्यों? किस लिए? अरे बाबा, मैं टेक्नोलॉजी को तब मानूंगी जब टेक्नोलॉजी कोई ऐसी उत्पत्ति करे जो ये बता सके कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है, तुम और दिमाग। इम्पॉसिबल मतलब? नहीं, मतलब ये कि मैं ये बता सकता हूँ कि आज जो हमारे कवि मित्र आ रहे हैं शो पर, वो ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो आपके दिमाग के हार्ड डिस्क में हंसी का ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देंगे कि आप सब कह उठेंगे, वाह वाह क्या बात है। मैंने यमदूत से कहा, यमदूत भैया जरा जल्दी चलो, नहीं तो मल्लिका वाला यमदूत काफी दूर निकल जाएगा। सुनकर वह रोने लगा, बोला एक यमदूत वो जो मल्लिका को कांधे पर बिठा कर ले गया होगा, एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूं। ओबामा हिंदुस्तान आए जी। तो वो हिंदुस्तान आए क्यों? वो आए थे उत्तराधिकारी की तलाश में। हाँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, मुझको रायपुर फोन किया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। शुरू में हमारी बीवी थी रंगीन, लेकिन टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट। और जब टीवी आ गया रंगीन तो हमारी बीवी होगी ब्लैक एंड व्हाइट। फास्ट लोकल छोड़ के हम जानबूझकर स्लो लोकल में सटकते हैं। अच्छा। विंडो सीट होते हुए भी दरवाजे पे लटकते हैं। क्या बात है। लेडीज डिब्बे की तरफ नैन हमारे मटकते हैं, सीआरपीएफ की आंखों में हम वो खटकते हैं। मोबाइल के बिना अधूरा इंसान, दिन रात बात कान हुए हैरान। राइट। मोबाइल ने किए हैं बर्बाद हम, सुबह डलवाए पैसे शाम को खत्म। क्या बात है। हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र आज उपस्थित है। जैमिनी हरियाणवी जी, जिन्होंने बूढ़ा होने से इनकार कर दिया, और इनके बेटे जब इनको कहते हैं कि बाप बुजुर्ग हो गए तो ये कहते हैं बूढ़ा होगा तेरा बाप। वेद प्रकाश वेद, जो बड़े कमाल के व्यंगकार हैं। और उसके बाद ये जो आइटम यहाँ उपस्थित है, भारत में 1951 के बाद रंगीन फिल्में बनना शुरू हुई। ये उसके पहले का श्वेत श्याम चलचित्र है। लेकिन रंगीन फिल्में जब बनी तो रंगीन फिल्मों ने कलर तो बदल दिया लेकिन मज़ा देना बंद कर दिया। और ब्लैक एंड व्हाइट में भले ही रंग नहीं होता था लेकिन मज़ा बहुत होता था। ऐसे ही डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हमारे बीच में, तीनों ही कवि उपस्थित हैं, हम स्वागत करते हैं।
आप अगर तीनों को जरा गौर से देखें तो सुरेंद्र दुबे और जयमिनी हरियाणी क्या कलरफुल कुर्ते पहन के आए हैं, लेकिन हमारा विषय तो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का आधुनिकता का सही साथ सिर्फ वेद प्रकाश ने निभाया है, क्योंकि वो टाई पहन के आया है। इसलिए इसका हक बनता है कि वो सबसे पहले यहाँ उठ के आए, लोगों को अपना टाई और कोट भी दिखाए और आके जरा एक जोरदार कविता सुनाए। वेद प्रकाश, वेद। आप सबको नमस्कार करता हूं जी, और आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आपकी पहली पसंद बना। मेरी पहली पसंद में तो कोई खास बात नहीं, इनकी पहली पसंद में खास मैंने बात तो है। आपका नाम इसलिए ले लिया कि आपका भी सम्मान रह जाए। आपने बताया दुबे जी के बारे में, उनको देखकर आपको 1951 से पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में याद आई। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, फिल्म वाले उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट कहाँ से लाते थे। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ भाई। और कविता का शीर्षक है मल्लिका जी स्वर्ग में। क्या बात है, मल्लिका जी स्वर्ग जी, में। जी। टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ग एक ऐसी चीज है जहां साइंस भी किसी को जाने से नहीं रोक सकती जी। उसकी भी लिमिटेशन है, वो भी बस आने वाले को ही रोक सकती है। भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका जी भगवान को प्यारी हो जाए। अच्छा। पर मैंने देख लिया जनाब, और देखते ही ऐसा सदमा लगा था, यमराज को एक यमदूत इमरजेंसी में मेरे लिए भेजना पड़ा था। अच्छा। कवियों का हीरोइनों पर मरने का यह पहला प्रयास नहीं था। अच्छा। मैं तो इस मामले में 20वें नंबर पर खड़ा था, पर मरकर एक बात मेरी समझ में आ गई, मधुबाला के मरने के बाद जयमिनी हरियाणवी जी को अटैक क्यों पड़ा था। इन्हें तो डॉक्टरों ने बचा लिया, इसलिए आज तक डॉक्टरों को कोसते हैं। अरे हत्यारों, मधुबाला ऊपर चली गई और तुमने मुझे नीचे ही रोक लिया। एक डॉक्टर बोला, जयमिनी जी अगर ऊपर जाकर भी आपको मधुबाला नहीं मिलती तो आपका दिल नहीं टूटता। जयमिनी जी बोले, घर में जो ललिता पवार बैठी है उससे तो पीछा छूटता। खैर मैं इस मामले को ज्यादा नहीं रोना चाहता, मधुबाला के चक्कर में अपनी मल्लिका को नहीं खोना चाहता। तो मैंने यमदूत से कहा, यमदूत भैया जरा जल्दी चलो, नहीं तो मल्लिका वाला यमदूत काफी दूर निकल जाएगा। सुनकर वह रोने लगा। मैंने कारण पूछा तो बोला, अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ। एक यमदूत वो जो मल्लिका को कांधे पर बिठा कर ले गया होगा, एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूँ। खैर किसी तरह यमपुरी आई जी, तो पता लगा वहां भी हाहाकार था। अच्छा। वो यमदूत मल्लिका को लेकर फरार था। यमराज की सारी टीम माथे पे हाथ धरी बैठी थी, सबकी नानी मरी बैठी थी। वो तो शुक्र है तभी वो मल्लिका को लेकर वहां आ गया, अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो इनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो मरा मराया दोबारा मर जाता। बहुत अच्छे। यमराज ने पूछा, अरे मूर्ख इतना समय कहाँ लगाया। यमदूत ने बताया, इनका मन बहला रहा था, इन्हें घुमा फिरा टहला रहा था। यमदूत के मल्लिका को घुमाने पर यमराज अंदर ही अंदर जला। अच्छा। आज उसे पहली बार अपना यमदूत न होकर यमराज होना खला। अच्छा। फिर झेप मिटाते हुए मल्लिका से बोला, फील मत करना मल्लिके। मल्लिके फील मत करना मल्लिके, सच मानना मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकालकर स्टार्ट भी कर लिया था। मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकालकर स्टार्ट भी कर लिया था, पर कमबख्त चित्रगुप्त ने टोक दिया, पद की मर्यादा की दुहाई देकर रोक दिया, वरना तुम्हें लेने मैं खुद जाता, और ये तो तुम्हें यहाँ लेकर आ भी गया, मैं कभी नहीं आता। वेद प्रकाश, आपने अपनी कविता में कुछ कमाल की बात है कि ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि भैंसा भी स्टार्ट हो सकता है। एक बुढ़िया एक बस में चढ़ी, बहुत भीड़ थी,
अब कोई सीट नहीं और कोई बिठाने को भी तैयार नहीं। ड्राइवर को दया आ गई तो उसने अल्टीमेटली उसे बोनट पे बिठा लिया, बोले यहाँ जगह है। कुछ देर बाद इनकी तरह कोई खूबसूरत सी जवान सी लड़की चढ़ी, हर आदमी सीट देने को तैयार, हाँ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वो बैठने को तैयार नहीं। तो वहां से बुढ़िया ने कहा, बोले बैठ जा वरना कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। लेकिन जब हम तकनीक से बहुत ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं, एक प्रसिद्ध कवि का दोहा याद आता है। वो कहते हैं कि फोन, फैक्स, ईमेल से पहुंचे इंटरनेट, खुद से दूरी बढ़ गई, जग को लिया समेट। हमने जग को समेट लिया है लेकिन खुद से दूरी बढ़ा ली। लेकिन हमसे हमारी दूरी को मिटाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जिसका और हंसी का ऐसा गहरा नाता है जैसा उसका और उसके रंग का। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। टेक्नोलॉजी की जब बात चलती है, लादेन मरा तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। जी, ये लादेन मरा कैसे? हाँ, मैंने आपको टेलीफोन लगाया, आपको याद होगा? याद है, मुझे याद है। शैलेश भाई ने बताया कि ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं। बहुत अच्छे। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। जब ओबामा हिंदुस्तान आए तो वो हिंदुस्तान आए क्यों? वो आए थे उत्तराधिकारी की तलाश में। हाँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, मुझको रायपुर फोन किया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। वाह वाह, क्या बात है दुबे जी। ये टेक्नोलॉजी से हम बहुत परेशान हैं, क्या बताएं। पहली बार जब हवाई जहाज में बैठे, बहुत देर तक प्लेन सड़क में चलता है, हाँ। जिसको ये रनवे बोलते हैं। हमको तो लगा कि ठग दिया। हाँ। हमने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी भौजी प्रदेश का मामला इज्जत से बात भौजी भाई बहुत अच्छे। हमने तो एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद उड़ेगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा, हमको लगा कि वो उड़ गया। हम एक दूसरा एयर होस्टेस बुलाया, कहा काकी उसका उम्र ज्यादा था ना, मतलब इनके इनके बराबर की थी। हाँ, इन्हीं के आसपास। दुबे जी सच बताइए। अभी इनके सामने सच है, बाद में झूठ है। हमने कहा काकी देखिए हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। जब ऊपर पहुंचे टेक्नोलॉजी ने फिर हमको फंसाया जी। फिर हमने आपसे सवाल किया, आपको याद होगा? बिल्कुल याद है। हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो ये पट्टा क्यों बांध देते हैं? बोले इसलिए कि अगर दुर्घटना हो जाए तो कोई भाग ना पाए। ये दिक्कत है भाई साहब जी। जब हम अमेरिका जा रहे थे कार्यक्रम करने, अनाउंस हुआ मौसम खराब है, कमर की पट्टी बांध लो, प्लेन गिर सकता है। ये सब अपना रुपया बांधने लगे, डॉलर बांधने लगे और कवित्रियां अपना ज्वेलरी बांधने लगी। मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोले लोग हमको खोजेंगे, बचाएंगे। मैंने कहा कभी पहली बार बैठे क्या हवाई जहाज में? लोग मेरे को खोजेंगे। मालूम है आपको कि जब हवाई जहाज क्रश होता है, गिरता है, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम अमेरिका पहुंचे, ये तो हमारे करता धरता थे। स्विमिंग पूल में बोलते हैं भाई साहब नहा लो, आज तो आप आज तो नहा लो। हाँ, आज तो नहा लो। नहाने लगे, सब लड़के लड़कियां बाहर निकल गए। हमने कहा क्यों भाई, आपसे बड़े कपड़े तो मैं पहना हूं। बोले नहीं जी आपका रंग छूट रहा है। क्या बात है। पेट पर कुर्सियां, पीठ पर मेज है, माफ कीजिए रुकावट के लिए खेद है। कॉलेज की एक छात्रा को एक लड़के ने आंख मारी, लड़की ने गुस्से में सैंडल उतारी और फिर पहन ली। गुस्से में सैंडल उतारी और फिर पहन ली। हमने कहा लक्ष्मीबाई की बहन आपने कैसे कर लिया सहन? अरे कमीने को मजा चखाती, 151 तो नहीं 34 में बंद करवाती। कविराज आप नौसिखिए हैं, ये लड़का बहुत ट्रेंड है। मारू तो कैसे मारू, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मारू तो कैसे मारू, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं समझ गया मेरी रफ्तार बहुत धीमी है और शिक्षा पद्धति बहुत तेज है, माफ कीजिए रुकावट के लिए खेद है। क्या पेट बात पर कुर्सियां, पीठ पर मेज है। वाह 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 वाह। इसके पहले जब बार्सिलोना में ओलंपिक हुआ, जी। हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच हॉकी हुई
और 4 पेनल्टी कॉर्नर हिंदुस्तान को मिले। जी। हमारे देश के बहादुर खिलाड़ियों ने एक भी गोल नहीं किया। जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई हाँ। कि ये हमारे सिपाही हैं। तब मैंने एक कविता लिखी, कुछ पंक्तियां रखता जी, हूँ। टेक्नोलॉजी मतलब आप सीधा ओलंपिक का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। कि खौलते तेल में मैं कब से खौल रहा हूँ, मैं सुरेंद्र दुबे बार्सिलोना से बोल रहा हूँ। अच्छा। रनिंग कमेंट्री ऑफ हॉकी फ्रॉम बार्सिलोना, लाइव टेलीकास्ट ऑफ हॉकी, इंडिया वर्सेस जर्मनी, वुमेन वर्सेस मैन। वुमेन वर्सेस मैन। मैं देख रहा हूँ वातावरण में ठंडक, मौसम साफ है, लगता है हॉकी में हमारे 2-4 बाप हैं। भारतीय खिलाड़ी मैदान में सरपट भाग रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बॉल सेंटर फॉरवर्ड में जर्मनी के खिलाड़ी के पास। भारतीय खिलाड़ी ने चिल्लाकर कहा, पत्नी भी आई है साथ, इज्जत का सवाल है बाप, एक गोल बनाने दे। इज्जत का सवाल है बाप, एक गोल बनाने दे। सभी ने मिलकर भगवान को मनाया और भगवान ने एक पेनल्टी कॉर्नर दिलाया बॉल भारतीय खिलाड़ी के पास। और भारतीय खिलाड़ी ने जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की हिम्मत जुटाई, एक लड़की चिल्लाई, हाय। भारतीय खिलाड़ी ने कहा, हाय, अब बॉल इधर जाए या उधर जाए। मैं देख रहा हूँ स्टेडियम के कोने कोने दर्शकों से खचाखच भर रहे हैं। हॉकी के छोर से भारतीय खिलाड़ी मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। बॉल इन राइट हाफ जर्मनी के खिलाड़ी के पास, सिर्फ स्टिक बचा है भारतीय खिलाड़ी के पास, उसी को घुसा दिया। जर्मनी का खिलाड़ी चीखा और एम्पायर को पेनल्टी कॉर्नर दिखा। बॉल भारतीय खिलाड़ी के पास और भारतीय खिलाड़ी ने जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की हिम्मत जुटाई, एक लड़की चिल्लाई, हेलो। भारतीय खिलाड़ी ने कहा, चलो। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना तीसरा पेनल्टी कॉर्नर भी आजमाया, पर पदक तालिका में भारत का नाम नहीं आया। भारतीय खिलाड़ी खेल भावना से खेल रहे हैं, राणा सांगा की औलाद हैं, इसलिए 36 घाव झेल रहे हैं। क्या बात है। उन्हें विश्वास है ये गर्दिश भरे दिन कभी तो बीतेंगे, और जब ओलंपिक में 3 देश हिस्सा लेंगे, एक पदक वो भी जीतेंगे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जो आप हमारी हॉकी की स्थितियां बता रहे थे, और सचमुच हॉकी की स्थिति ऐसी हो ही गई है। शरद जोशी जी मुझे अचानक याद आए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए वो कहते थे कि हमारा खिलाड़ी ओलंपिक में जाता है और हार के आता है। क्या बात। और जब हॉकी में गोल करने का जब भी मौका आता है, हमारा खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी को झुक के नखलवी अंदाज में कहता है, पहले आप। एक बात बताइए जी, कोई ऐसी मशीन बनी है जिसके पास सारे सवालों के जवाब हो? हाँ, अरे ऐसी मशीन तो जब से दुनिया बनी है तब से हाजिर है। क्या बात है? जी, ऐसी मशीन जो हर सवाल का जवाब देना जानती है, उसे पत्नी कहते हैं। That's very funny. It's not funny, it's truth. जिंदगी में कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी बदलते नहीं है। जैसे उम्र, उसका बढ़ना लाजमी है, लेकिन उम्र बढ़े तो ये जरूरी नहीं कि आदमी शिथिल हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी मस्ती बढ़ती चली जाती है। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं, हमारे बड़े ही आदरणीय और हम सबके फादरणीय जयमिनी हरियाणवी। भाई मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। हाँ। बीवी और टीवी। बीवी जो है ऊपर वाले की टेक्नोलॉजी और टीवी जो है आजकल के वैज्ञानिकों की। मैंने इन दोनों की तुलना करी है। अच्छा, टीवी और बीवी की क्या बात है? टीवी बनाम बीवी। ईब मैं एकदम साथ साथ कह रहा हूं जी कि हमारे घर में से मौजूद एक अदद बीवी और एक अदद टीवी। तुलना देखिए, टीवी लाने में हमें एक तसल्ली रही कि टीवी के निर्माता ने हमें 5 साल का गारंटी कार्ड दिया। मैं तो बीवी के निर्माताओं ते भी यो एक कहूं कि उन्हें भी कम से कम 5 साल का गारंटी कार्ड तो देना चाहिए कि अगर यो ठीक नहीं चल रहे तो वापिस कर जाइयो, दूसरा पीस ले जाइयो। और तुलना देखिए कि शुरू में हमारी बीवी थी रंगीन, लेकिन टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट। और जब टीवी आ गया रंगीन तो हमारी बीवी होगी ब्लैक एंड व्हाइट।
शुरू में दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे। दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे। एक दिन बड़े जोर की आंधी आई और हमारे घर के बराबर वाला पेड़ गिर पड़ा। अच्छा। बीवी का माथा फूट गया, टीवी का एंटीना टूट गया, दोनों की तस्वीर बिगड़ गई। हमें दोनों को ठीक ठाक कराने के लिए अलग अलग डॉक्टर बुलवाने पड़े। और जब देनी पड़ी घनी घनी फीस तो हमारे कालजे में लगी टीस। और हम ऊपर हाथ उठा के बोले, जगदीश हमारी सहायता ने आ और इन दोनों के खर्चे ते बचा। क्या बात है, वाह 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 वाह। जैसे मैंने बीवी और टीवी की तुलना करी है तो नेताजी क्या कह रहे हैं जी बताएं। आप सुनिए। होली के दिन एक नेता ने पी के भंग, अच्छा, अपनी बीवी की बजाय कुर्सी पे ही डाल दिया रंग। अच्छा। बोले असली तो यो है जो मने संभाल रही से मेरे बालका ने पाल रही से। क्या बात है, वाह वाह वाह। जैमिनी जी, आप तो सारी उम्र शिक्षक रहे हैं, तो शिक्षकों की आदतों के बारे में कुछ बताइए। आदत तो तेरी भी है जी। बहू कितना ही बुरा खाना बना दे यूं कहेगा वाह वाह क्या बात है। तो आदत होती है एक अध्यापक की आदत पर। जी। एक अध्यापक की हुई शादी तो सुहाग रात ने दुल्हन का घूंघट उठाते ही अपनी आदत के अनुसार प्रश्न की जड़ी लगा दी। तेरा नाम? हाँ। चंपा से है चमेली। हाँ। कौन कौन सी थी तेरी सहेली? हाँ। और ईब तक की देखी हुई फिल्मा के नाम गिना। कौन कौन सी फिल्म किस किस के साथ देखी जोड़े बना। अब सुनते ही ये ढेर सारे सवाल, बेचारी दुल्हन का हो गया बुरा हाल। अपनी आदत के अनुसार उसका हौसला बढ़ाते हुए, उसकी कमर थपथपाते हुए अध्यापक बोला, घबरा मत, हिम्मत से काम ले, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। और भाई अब मैं शादी के ऊपर एक गजल सुनाना चाहता हूँ। जी, गजल के कुछ शेर सुना। शादी 2 महाकाव्यों को आपस में जोड़ती है, पिरोती है। हाँ। शादी से पहले रामायण और बाद में महाभारत होती। ब्याह तय गड़बड़ी हो गई, खाट मेरी खड़ी हो गई, ढोर कंगने की ऐसी बंधी, हाय रे हथकड़ी हो गई। क्या बात है, बहुत अच्छे। हम कहें हम तो सूली चढ़े, हम कहें हम तो सूली चढ़े, वो कहें घुड़ चढ़ी हो गई। क्या बात है, बहुत अच्छे जीवा। ऐसी वरमाला पहरी के इब आंसुओं की लड़ी हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। 15-20 साल के बाद दिन में तारे दिखाई दिए, आंख कितनी बड़ी हो गई। क्या बात है। शक्ल पे 12 बजने लगे, शक्ल पे 12 बजने लगे, शक्ल मेरी घड़ी घड़ी हो गई। क्या बात है। भाई जैमिनी जी, कमाल है आपका। 81 साल की उम्र, और इस उम्र के अंदर ये भाव, ये भंगिमा, ये अंदाज आसान नहीं होता। वैसे जैमिनी जी बड़े हाजिर जवाब है। एक बार एक बस में कहीं चढ़ रहे थे, एक 75 साल की बुढ़िया भी चढ़ी, तो उन्होंने इनको कहा कि ताऊ कहाँ जा रहे हो? अब 75 साल की बुढ़िया ने कहा कि ताऊ कहाँ जा रहे हो भैया? तो जैमिनी जी बोले, बेटी तेरी खातिर लड़का देखने जाता हूँ। तो ये है जैमिनी हरियाणवी। भाई इनकी मस्ती को, इनकी ऊर्जा को और इनके इस उल्लास को हम मिलकर एक बार प्रणाम करते हैं। भाई क्या बात है। जैमिनी जी, ये तालियां सिर्फ
आपकी कविता के प्रति प्रशंसा का भाव ही नहीं है, ये वो श्रद्धा है जो हम सबके भीतर आपके लिए है। आप जीवन के हर दिन को उत्सव मानते हैं, और जब ऐसा व्यक्ति इतने वर्षों से हिंदी कविता और हास्य के लिए इतने सालों से काम कर रहे हो, ऐसे श्री जैमिनी हरियाणवी जी का हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ वाह वाह क्या बात है के मंच पे सम्मान करते हैं। के साथ है बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। जैमिनी सर, जनरली हमारे मंच पे जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो उनके परिवार वालों में से कोई यहाँ उपस्थित रहता है। आपके परिवार से कौन आया है? मेरा बेटा आया है। तो बुलाइए उन्हें, कहाँ है? हाँ। अरे ये शैलेश मेरा बेटा। ओ, ये तारक आपके बेटे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि जैमिनी जी मुझे पुत्र स्वरूप मानते हैं, मुझे पुत्र मानते हैं। ये एक ऐसा हमारा अटूट रिश्ता है। मैं चाहता हूँ कि जैमिनी जी शतायु हों और आज 81 वर्ष की उम्र में जिस तरह हमने इनका सम्मान किया है, जब ये 100 वर्ष के हों तब भी हम वाह वाह क्या बात है कि मंच पे इन्हें बुलाएं, इनसे कविताएं सुने और इनका सम्मान करें। ऐसा ही होगा। क्या बात है। एक मकबूल शायर का सिर्फ एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। आज इस मंच पे सिर्फ जैमिनी हरियाणवी का ही नहीं, जिस तरह इन्होंने मुझे अपना पुत्र कहा है, मेरा भी हुआ है सम्मान। हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत, वेलकम, खैर मकदम उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे एक बात कहूं, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ओहो, आ गया। हाँ। आज बहुत देर के बाद आया, लगता है ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। चलिए चलिए, जब आ गया तो पूछिए पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ महोदय और आपसे भी जी कि ये टेक्नोलॉजी से कभी किसी कवियों का भला चला हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, बहुत भला हुआ है। इस टेक्नोलॉजी से तो इतना भला हुआ है, ये इंटरनेट और मोबाइल से देश में नए किस्म के कवियों की एक फौज तैयार हो गई है। जैसे कि ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी शायरी। देखिए, जिंदगी बेहाल है, सुर है ना ताल है, मैसेज बॉक्स भी कंगाल है, क्या आपकी एसएमएस की फैक्ट्री में हड़ताल है? यार कुछ तो भेजो, ये मेरी मोबाइल की ज़िंदगी का सवाल है। तुम कल आना, पाउडर लगा के आना, पाउडर नहीं मिला तो आटा लगा के आना। जिस तरह आबाद का ऑपोजिट बर्बादी है, ठीक उसी तरह प्यार का ऑपोजिट शादी है। डैडी को किया था वादा, बनूंगी मैं टॉपर, पर देखो नाम आ गया मेरा ब्लैक लिस्ट में सबसे ऊपर। रोगे तो हंसाएंगे, रूठोगे तो मनाएंगे। हम 3 इडियट्स के रांचो हैं, गजनी के संजय नहीं, जो 15 मिनट में भूल जाएंगे। भाई हमारे कवि मित्रों, है कि नहीं ये नए किस्म के कवियों की फौज? ये जो मोबाइल पे एसएमएस पढ़ पढ़ के जो कवि बन गए हैं, क्या बोलते हैं दुबे जी? 2-2 लाइन की कहीं से भी उठाए और कहीं भी घुसाए। समा परवाने से कहती है, हाय हाय, दूर हट परवाने तेरी नाक बहती है। सर एक मिनट, सर मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। नहीं, वहाँ के मैं भी कुछ लिखता हूँ। क्या नाम है आपका? सर जयंत। जयंत, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सुनानी चाहिए। क्या दिक्कत है? बिल्कुल आना चाहिए। तो जरा तालियां बजाइए भाई। आइए आप भी सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं, आइए। स्वागत है आपका इस मंच पे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि देखिए आपने इच्छा प्रकट की और आप कविता पढ़ने के लिए यहाँ आ गए। जयंत, कहाँ रहते हैं आप जयंत? सर मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में रहते हैं, क्या बात है। और हिंदी में कविताएं लिखते हैं? हाँ सर, मेरी मदर टंग तो मराठी है जी, लेकिन मैं लिखता हूँ हिंदी में। क्या बात है। यही इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है, ये जो भाषाएं हमें जोड़ने का काम करती है, जिसका एक उदाहरण आप हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आइए कविता सुनाइए। कविता सुनाने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मुंबई में लोकल ट्रेन तो काफ़ी मशहूर है जी। तो जब लोकल ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है अगले स्टेशन के बारे में, अगर अगला स्टेशन दादर है तो 3 भाषाओं में अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि पुढील स्टेशन दादर, अगला स्टेशन दादर, नेक्स्ट स्टेशन दादर। हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों में अनाउंसमेंट तीनों भाषाओं में ये होता है। जी।
तो कविता का शीर्षक है पुडील स्टेशन प्यार, अगला स्टेशन प्यार, नेक्स्ट स्टेशन प्यार। प्रवासी कृपया ध्यान दें, अब तो 4 महीने पहले ही आप रेल का टिकट कटा सकते हैं, नहीं तो 100 रुपए देकर टीसी को भी पटा सकते हैं। बहुत अच्छे। 100 रुपए देकर टीसी को भी पटा सकते हैं, लेकिन अब तक ना हमें कोई पटी, जिंदगी प्रतीक्षालय में कटी। हम तो कभी वेटिंग लिस्ट, कभी आरएसी, तो हमारे आगे लंबी सी कतार है। अपना तो बस पुडील स्टेशन प्यार, अगला स्टेशन प्यार, नेक्स्ट स्टेशन प्यार। भाई वाह 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 वाह। तो शैलेश जी, जी फास्ट लोकल छोड़ के हम जानबूझकर स्लो लोकल में सटकते हैं। जी विंडो सीट होते हुए भी दरवाजे पे लटकते हैं। क्या बात है। लेडीज डिब्बे की तरफ नैन हमारे मटकते हैं, सीआरपीएफ की आंखों में हम वो खटकते हैं। लेडीज डिब्बे की तरफ नैन हमारे मटकते हैं, सीआरपीएफ की आंखों में हम बहुत खटकते हैं। पटरी तो क्रॉस नहीं की, फिर क्यों भरे हम फाइन? अरे भाई बख्शीश भी दूंगा, लेकिन पहले क्लियर तो होने दे लाइन। अरे भाई हमें तो बस एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अपना तो बस पुडील स्टेशन प्यार, अगला स्टेशन प्यार, नेक्स्ट स्टेशन प्यार। वेरी वेल एफर्ट, गुड। आगे की जो पंक्तियां है ये आज की जनरेशन के लिए है, आपके लिए भी। आपके लिए भी है, मतलब आज की जनरेशन के लिए तो है, आपके लिए भी है। बिना अनाउंसमेंट के 2 ट्रेन एक ही पटरी पे चली आती है जी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे चली जाती है। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म तो बरसों से खाली पड़ा है। गरम मसाला चाय वाला कब से केटली लेके खड़ा है। लेकिन उसे पता है, इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन उसे पता है अंधेरी स्टेशन पे ट्रेन रुकी नहीं तो कोई बात नहीं, अंतिम स्टेशन तो विरार है। अपना तो बस पुडील स्टेशन प्यार, अगला स्टेशन प्यार, नेक्स्ट स्टेशन प्यार। जयंत बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपने प्रयास किया। जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है प्रयास। आपने कविता लिखी, प्रयास किया और एक अनूठे ढंग से उस कविता को पढ़ा। हम आपको बधाई देना चाहते हैं जयंत। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच जयंत। भाई जयंत ने तो ये कहा कि उसका अगला स्टेशन प्यार है, नेक्स्ट स्टेशन प्यार है, लेकिन हमारा अगला स्टेशन क्या है? हमारा अगला स्टेशन है हमारा छुपा रुस्तम। लेकिन क्या है उसका नाम? बताऊंगा मैं उसका नाम, लेकिन अभी एक अल्प विराम। तो हाजिर है हम आपको गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए और ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है। शैलेशी जी क्या बात है? यही तो बात है कि क्या बात है। देश का हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या बात है। और जब एक आदमी पूछता है इन दिनों कि क्या बात है, तो वो कहता है वाह वाह क्या बात है। हाँ तो बताइए कहाँ है हमारे छुपे रुस्तम साहब? हमारे जो छुपे रुस्तम हैं वो बड़े रस भरे हैं, क्योंकि ये भगवान भी है, मकरंद भी है, इनके पास कविता भी है और छंद भी है। तो लेके आते हैं हम हमारे छुपे रुस्तम भगवान मकरंद को। भगवान मकरंद, कहाँ रहते हैं आप? कामा भरतपुर। क्या करते हैं आप वहाँ? मैं एक शिक्षक हूँ। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ाते हैं भाई, वाह। और हिंदी में कविताएं करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे इस छुपे रुस्तम में। सुना है मैं अभी साहब इस कार्यक्रम में अपनी कविता पढ़ने के लिए आ रहा था जी। गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरी पत्नी जिद पड़ गई कि नहीं जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे मैंने कि तू क्या करेगी? शैलेश जी ने मुझे बुलाया है। बोला नहीं जी मैं भी चलूंगी। नहीं मानी, जिद पड़ गई, आ गई मुंबई। लेकिन जब उसने मुंबई के हालचाल को देखा तो वो शैलेश जी क्या कह रही है, उसी के शब्दों में गांव की ठेठ महिला मुंबई के हालचाल देखकर क्या कह रही है, यहां से मेरा गीत शुरू। सुनाइए। निराले हैं मुंबई के खेल, और सड़क पर मच रही रेलम पेल, और कुचल के मैं मर जाऊंगी, भूले से भी कभी न अब मुंबई को आऊंगी। निराले हैं मुंबई के खेल। और क्या हाल बता रही है मुंबई के जी, कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला, औरत के सिर पर ना पल्ला,
और लल्ला दिया गोद आया के खिला रही है पिल्ला। पकड़ के एक दूजे का हाथ और जा रही जाने किसके साथ, न ऐसी मैं बन पाऊंगी। घुंघटा उठा जुहू पे फोटो ना खिंचवाऊंगी। निराले हैं मुंबई के खेल। और क्या बता रही है साहब निराला मुंबई का, कि लड़का लड़की डाल हाथ में हाथ दिखाए तन को जी, और बूढ़े बड़े कोई ना रोके कोई न टोके इनको। आज जो मिले तो हो गया प्यार, और कल जो मिले हुई तकरार, और करें छुप छुप के झूठा प्यार। अरे जो खुल जावे पोल जेब में है राखी तैयार। निराले मुंबई के खेल। और क्या कह रही है साहब मुंबई में आके, कि एक से ऊपर एक बनाए हैं मकान बादल में, एक के ऊपर एक बादल में बनाए हैं मकान बादल में। और कैसे रहूं बिना पड़ोसिन है जाऊं पागल में। कोई ना किसी से बतराए, न मन की सुने न सुनाए। अरे बाल किससे गुथवाऊंगी। क्या बात है भाई, वाह वाह। और इससे भी बड़ी बात आ रही है शैलेश जी, देखना एक गांव की महिला क्या कहना चाह रही है, कि बाल किससे गुथवाऊंगी, और नाम पिया को हाथ पे यहाँ कैसे गुदवाऊंगी। मुंबई के खेल। क्या बात है, वाह वाह। और शैलेश जी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे बहुत देर से, तो मेरा भी मन है कि इस जो टेक्नोलॉजी है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इस पे कुछ बात कहना चाहता हूं। सुना है। आप तो कह रहे थे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, लेकिन साहब ये टेक्नोलॉजी बीमारी है। देखें क्या बीमारी है, कि लगी नई नई बीमारी, आई है आफत भारी, कैसे छुड़ाएं पीछा यार हम। क्या बीमारी है, कि मोबाइल के बिना अधूरा इंसान, दिन रात बात कान हुए हैरान। मोबाइल ने किए हैं बर्बाद हम, सुबह डलवाए पैसे शाम को खत्म। चाहे जहां कर दे हल्ला, लगा रहे संग पुछल्ला। अरे कैसे छुड़ाएं पीछा यार हम। क्या बात है। लगी नई नई बीमारी, आई है आफत भारी, कैसे छुड़ाएं पीछा यार हम। और एक और बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जी, का कंप्यूटर करे आदमी का सब काम, धरती पे आदमी का रहा बस नाम। वाह वाह वाह। कंप्यूटर पे ही लड़का लड़की करे प्यार, कंप्यूटर पे ही लड़की चुने भरता। अरे बिना कंप्यूटर भैया पार हो कैसे नैया, कैसे छुड़ाएं पीछा यार हम। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। भगवान मकरंद, आज आपको सुन के वाह वाह क्या बात है, बहुत खुश है। और आज हम चाहते हैं एक प्रोत्साहन के रूप में हम आपको एक कलम यहाँ प्रदान करें। क्या बात। जोरदार तालियां भगवान मकरंद के लिए। तो भाई हमने आज यहाँ पे एक प्रोत्साहन चिन्ह दिया भगवान मकरंद को कि ये छुपा रुस्तम छुपा नहीं रहे, सारे देश में इसकी विजय पताका फहरे। किसी एक शायर के दो बड़े अच्छे शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि वक्त जब अच्छा नहीं होता है कोई भी अपना नहीं होता। वक्त जब अच्छा नहीं होता कोई भी अपना नहीं होता, और साथ है जिसके तसव्वुर तेरा वो कभी तन्हा नहीं होता। तो इनके साथ तो हमेशा तसव्वुर बना रहेगा कविताओं का, और उस कार्यक्रम का जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है।